पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने कल के दिन रात मुल्क के आर्मी एक्ट पे अहम तब्दीलियों की मंजूरी दे दी है, जिसके बाद से मौजूदा आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को न सिर्फ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नया और इजाफी ओहदा सौंप दिया जाएगा, बल्कि उनकी मुद्दत मुलाजमत समेत फ़ौज के मुख्तलिफ मामलात में तब्दीलियाँ भी होंगी। इनमें से चंद अहम तब्दीलियों में से एक ये है कि 27 नवंबर से चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की रिटायरमेंट के साथ ही खत्म हो जाएगा और आसिम मुनीर बर्री फौज के साथ साथ फिजाइया और बहरिया के भी मुश्तरका चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बन जाएंगे। इसके अलावा चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के बजाय कमांडर ऑफ नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का एक नया ओहदा मुतारिफ करवाया गया है और इसमें कहा जा रहा है कि एक जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ कमान है उसमें भरपूर जो है वो मदद मिलेगी। साथ ही जो इससे पहले सूरत हाल बनी थी ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में, हालांकि उस वक्त भी एकजुट थी तमाम तर फोर्सेस, लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि मज़ीद जो है इस काविश से अब मज़ीद जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है उसमें मदद मिलेगी, जो कोऑर्डिनेशन है बिटवीन द फोर्सेस उसमें ज़्यादा मदद मिलेगी। जिस तरीके की मॉडर्न वॉरफेयर हो चुकी है उसके हवाले से भी हमने देखा कि कितनी तब्दीलियाँ हुई हैं, तो उन तमाम तब्दीलियों को भी केटर किया जाएगा। तो बड़ी अहम डेवलपमेंट है ये जो तमाम तर हुई है। एक्चुअली यस, जब आप इसकी बात करते हैं कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो, फिर उस पर एक अहम बात यह होती है कि जिस तरह से पाकिस्तान को मुख्तलिफ महाज पर हमने देखा है बहुत सारे चैलेंजेस का, चाहे वो अंदरूनी दहशतगर्दी हो रही हो या बैरूनी दहशतगर्दी की फंडिंग हो रही हो, ऐसे में इट मेक्स द डिसीजंस मोर क्लियर और एप्रीहेंड चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है, विच इज़ वन ऑफ द गुड थिंग्स दैट हैज़ हैपेंड। एंड एट द सेम टाइम इट टुक अस क्वाइट अ वाइल टू कम हियर वेयर वी आर, और हम हमेशा ये बात करते हैं कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट का और हमारी पॉलिटिकल जो लीडरशिप है उसका एक पेज पर होना बहुत ज़रूरी है। एंड फॉर दैट मैटर इफ़ दैट वी सी, जिसका परसों हमने वज़ीर आज़म के खिताब में भी देखा, सो आई थिंक दैट इज़ अ गुड साइन। जहाँ पर हमारी इकोनॉमिक स्ट्रगल्स हैं उसके पीछे सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल अलाइनमेंट का एक मसला रहा है, जो कि अब हमें एक अलाइनमेंट की तरफ नज़र आ रहा है। बिल्कुल, ख़ास तौर पे जो दौरे हाजिर में क्रॉस बॉर्डर मामला जितने भी हुए हैं अलॉन्ग विद अफगानिस्तान और हमने पिछले दिनों देखा भी कि जो भी सूरत हाल रही, तो उसके लिए भी एक ये वक्त की अहम ज़रूरत थी। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि सियासी जो जितने भी सियासी हमारे तबकात हैं वो सारे के सारे एक लाइन पे रहे, वो सारे के सारे जो है वो ऑन वन पेज रहे। कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी आके पार्लियामान ये कहा कि जो मेरे ख्यालात हैं वही बिलावल भुट्टो के भी ख्यालात हैं। तो सियासत में जो इख्तलाफ राय है वो बहुत ज़रूरी है, जमहूरियत का हुस्न है इख्तलाफ राय, लेकिन कुछ बातें जिनमें से सिक्योरिटी सबसे मुकद्दम है उस पर अगर मुनक़सिम हुए बग़ैर जो है वो फ़ैसला साजी की जाए, जो कि पाकिस्तान ने की, तो पाकिस्तान को बहुत मुबारक कि उन्होंने एकजुट हो के ये फ़ैसला साजी को किया। और साथ ही ये भी साथ दिया कि जो दौरे हाजिर के चैलेंजेस हैं उनसे निमटने के लिए, और साथ ही साथ मैं इसमें ये भी ऐड कर दूं कि आप देखें कि कितनी अहमियत का हामिल है कि ना सिर्फ ये कि जस्ट ऑन द इंटरनेशनल होराइजन, नॉट ऑन द पॉलिटिकल रीजनल पॉलिटिकल होराइजन, लेकिन कल जब अभी हमने इब्तदाइया में श्रीलंका क्रिकेट की भी बात की ना, तो उन्होंने ये कहा सेनेट में मोहसिन नकवी साहब ने कि इसमें भी आसिम मुनीर का बड़ा अहम किरदार रहा है। इसी पर अपने गेस्ट को वेलकम कर लेते हैं। हमारे साथ हारिस अकबर साहब मौजूद हैं, आप माहिर कानून हैं। हारिस साहब, इट्स वंडरफुल टू वेलकम यू ऑन द शो। मुल्क की आईनी तारीख में एक अहम पेशरफ्त हो गई है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने 27वीं आईनी तरमीम बिल पर दस्तखत करने के साथ ही इसे आइन का बाकायदा हिस्सा बना दिया है। आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। ऑल दीज चेंजेस दैट हैव हैपेंड रिसेंटली, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी मैडम। पहले तो इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि एक कंसेंसस है तमाम पाकिस्तानीज में इन द लास्ट 75 ईयर्स कि जो लीगल सिस्टम है इसमें रिफॉर्म की जरूरत है। आम आदमी के लिए ये सिस्टम फेल हो गया है, इट हैज फेल्ड टू डिलीवर फॉर द कॉमन मैन। तो इस वजह से पाकिस्तान के अंदर अगर जो हमारी पार्लियामेंट है वो कोई रिफॉर्म ला रही है तो उसको हमें वेलकम करना चाहिए। अब मैं आपको एक सुप्रीम कोर्ट की प्रॉब्लम बता देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में इस टाइम 56,000 मुकदमे पेंडिंग है। उसके अंदर जो 50,000 के करीब मुकदमे हैं वो आम बंदे के हैं, वो अल्लाह दित्ता का है, वो बशीरा बीबी का है, कोई अपने गांव से उठ के प्रॉपर्टी के केस में आया है, कोई माँ उठ के अपनी चाइल्ड कस्टडी के केस के लिए आ रही है, कोई बंदा अपनी बेल कराने आया है। जब कॉन्स्टिट्यूशनल मुकदमे हाई प्रोफाइल के शुरू हो जाते हैं तो उन मुकदमों की बारी नहीं आती।
तो ये एक इस पे बहुत बड़ी स्टडीज हुई हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को अलहदा होना चाहिए, ताकि कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर के मुकदमे जो कई दिन चलते हैं, लार्जर बेंचेस बनते हैं, जिससे आम आदमी का कोई ताल्लुक ही नहीं है, और उसका जो केस है वो सिस्टम के अंदर फंस जाता है। दूसरी बात ये है मैडम कि एक सिंपल रिसर्च आई है कि अगर एक जज को एक तरह का मुकदमा दिया जाएगा तो उसकी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज बन जाती है, उससे वो क्विक डिस्पोजल जस्टिस करता है। अगर एक जज एक आईनी मुकदमा सुन रहा है, उसके बाद वही जज फैमिली का केस सुन रहा है, अगला केस वो क्रिमिनल सुन रहा है, जहाँ पे वो 50 डिस्पोजल कर सकता था वो 10 केसेस डिस्पोज ऑफ करता है। तो हमें सिर्फ बगैर सिस्टम को टेस्ट किए तनकीद नहीं करनी चाहिए। वी मस्ट गिव दिस सिस्टम अ चांस। इंशाल्लाह इस सिस्टम में बेहतरी आएगी। और इस पे अपसाइड क्या है कि जो पुराना सिस्टम था वो इतनी बुरी तरह फेल हो चुका हुआ है डिस्पोजल करने में, मुकदमात की कमी करने में, कि नया सिस्टम इससे बेहतर ही हो सकता है, उससे नीचे तो कोई सिस्टम जा ही नहीं सकता। तो आई थिंक कि ये जो लोग बला वजह बगैर सिस्टम को टेस्ट किए तनकीद करें, इनको तनकीद नहीं करनी चाहिए। एक मैं और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, जितने बड़े वकील आपके पास, मैं कल से सुन रहा हूँ 2 दिन से, कि तनकीद कर रहे हैं कि इसका ये जो नया सिस्टम आया इसका मतलब है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी खत्म हो गई है और अब अदालतें बिल्कुल नाकारा हो गई हैं। तो मेरा एक सवाल है उनसे कि क्या वो वकालत करना छोड़ देंगे? क्या कल से जो या आज से कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बैठेगा, जब इन बड़े वकला को फीसें मिलेंगी, सबसे पहले उन्हीं कोर्ट्स में पेश होंगे, टीवी पे आके तनकीद करेंगे और वहां जाके पेश होंगे? या तो ये सारे एक लार्ज ग्रुप ऑफ लॉयर्स जिनकी वकालत चलती है वो ये आके कह दें कि जी वी रिजाइन फ्रॉम दिस कोर्ट, वी विल नेवर अपीयर इट, वी बॉयकॉट दिस कोर्ट। अंग्रेजी का एक मुहावरा है, पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज। लोगों को आप उकसा रहे हैं कि ये अदालतें ठीक नहीं है, खुद सबसे पहले जाकर पेश होंगे। तो ये दौरा में Justice Aminuddin Khan has the similar background when we say for constitution के justice being justice वो अपना ओहदा संभाल लेंगे और अब अपने काम को आगे बढ़ाएंगे। How do you see him being the justice of constitution first constitution? वो लाहौर हाई कोर्ट से गए हैं। I've been appearing before him for a decade now. Okay. जिस भी वकील ने जस्टिस अमीनुद्दीन के सामने अपेयर हुआ है वो आपको एक बात उनकी बताएगा, ही इज वन ऑफ द मोस्ट पोलाइटेस्ट जजेस। सारे जो भी साइल उनके सामने आता है उनकी वो पूरी बात सुनते हैं, बात सुनने के बाद ही अप्लाइज हिज माइंड एंड गिव्स अ डिसीजन, एंड बाय एंड लार्ज बल्कि ही इज अ वेरी फेयर जज। दैट इज व्हाई आई थिंक फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट and he's been a constitutional judge for the past 10 to 15 years. एक बंदे का 15 साल का तजर्बा, आप उनको भी मौका दें and इंशाल्लाह he will deliver. अच्छा, अब हारिस साहब इसमें एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा। अभी हम बात कर रहे थे द पेंडिंग केसेस एंड द नेचर ऑफ केसेस के जो जहाँ होने चाहिए वहाँ पे होते नहीं, इस वजह से मज़ीद मामलात बिगड़ते रहते हैं। 27वीं आईनी तरमीम ने इसको एड्रेस किया है, बट डू यू थिंक कि इसने इस चीज़ को भी एड्रेस किया है कि भाई वो जो लोअर कोर्ट्स में और हाई कोर्ट्स में, सिविल कोर्ट्स में जो लोग रुल रहे होते हैं, सालों तक रुल रहे होते हैं, तारीख पे तारीख, पेशी पे पेशी, जजेस के नंबर्स की कमी और ये सारी चीज़ें, तो क्या इस तरमीम ने उसको एड्रेस किया है, या फॉर दैट वी हैव टू हैव अनदर अमेंडमेंट, क्योंकि 28वीं की बाज़गश्त तो है? जी बिल्कुल आपने ठीक कहा। For the time being, this amendment has focused on the superior judiciary and working of the superior courts. जो अगली important चीज है जिसको address करना बिल्कुल जरूरी है, वो है we have to address the elephant in the room, वो है lower judiciary. जी, lower judiciary के अंदर judges की बेइंतहा कमी है। जिन resources में वो काम कर रहे हैं और जितना आप उनसे काम लेना चाहते हैं, वो there is a complete shortfall. और इतने बुरे हालात में वो जजेस काम कर रहे हैं कि जितना वो आउटपुट दे भी रहे हैं ये भी बहुत बड़ी बात है। सो जो नेक्स्ट रिफॉर्म आना जरूरी है, और इस तरमीम में इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ये है कि जब आप जजेस को जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है उनको फ्री करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल मुकदमात से, बिकॉज ही विल नाउ ओनली बी फोकस्ड ऑन एपेलेट वर्क जो नीचे सिविल कोर्ट से उनके पास आएगा, सिविल कोर्ट हाई कोर्ट से उनके पास आएगा, कि नीचे अब रिफॉर्म आना जरूरी है। तो ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। जो नेक्स्ट रिफॉर्म जो 28वीं तरमीम के अंदर आना चाहिए इज हाउ डू वी रिफॉर्म दी
लोअर जुडिशरी, चाहे वो तरमीम करके रिफॉर्म लाए या पार्लियामेंट अपने स्टैट्यूटरी एक्ट से रिफॉर्म लाए या गवर्नमेंट बजट एलोकेट करके उन अदालतों को बेहतर करे। बिकॉज जब तक हमारे पास अच्छी अदालतों का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, अच्छे लोग, अच्छे वकील वहाँ पे सिविल कोर्ट के जजेस नहीं बनना चाहेंगे, तब तक ये सिस्टम रिफॉर्म नहीं हो सकता। सही है। एक और चीज़ जो मेरे जहन में इस वक्त आ रही थी हारिस साहब, और वो एक अहम पॉइंट ऑफ व्यू हम सब के जहन में ये होता है कि क्या हमें ये समझने की मज़ीद ज़रूरत है कि दिस कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ मेड द वे मोर क्लियर फॉर ऑल द कॉमन पीपल, या इट हैज़ नॉट सॉर्टेड इट? क्योंकि कुछ लोगों का ये आर्ग्यूमेंट है कि जी सुप्रीम कोर्ट के पास तो 8% ही आम बंदे के जो हैं वो केसेस आते थे, तो ये कैसे एक कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट को लेकर आने से ये बर्डन कम होने जा रहा है? क्या इसके ऊपर मजीद कोई बात होनी चाहिए थी, बहस होनी चाहिए थी, इनफ टाइम आना चाहिए था अमेंडमेंट से पहले? व्हाई दिस आर्ग्यूमेंट? देखें, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट इज द लास्ट कोर्ट फॉर ऑल पाकिस्तानी। ये सिर्फ हुकूमत या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बात नहीं है। 56,000 मुकदमों में से अगर मैं कह रहा हूँ 6,000 बहुत हाई प्रोफाइल नेचर के होंगे, 50,000 तो मेरे और आपके मुकदमे हैं। सुप्रीम कोर्ट में लोगों को आखिरी आसरा होता है, एक टर्म होती है और रिसर्च चाहिए क्लोजर। आप जब कोई आपका फौत भी हो जाए ना बंदा, आप उसको दफना देते हैं किसी प्यारे को, रिश्तेदार को, आफ्टर आपको आसरा हो जाता है, आप योर लाइफ मूव्स ऑन। एक आपका रिश्तेदार वेंटिलेटर पे पड़ा रहे पिछले 10 साल से, तो वो घर वालों के लिए भी बहुत अजियत होती है। जब आपका 50,000 मुकदमा आम आदमी का, अल्लाह देता का प्रॉपर्टी का केस सुप्रीम कोर्ट में जाके स्टक है फॉर इयर्स ऑन एंड, तो उसको क्लोजर नहीं मिल रहा, पूरे खानदान को क्लोजर नहीं मिल रहा। तो इससे ये जब क्विक डिस्पोजल होगा तो फायदा आम आदमी को होगा। और फिर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट बताता हूँ, जो लीगल जो रिसर्च आई है कि अगर अदालतें क्विक डिस्पोजल करेंगी, स्पेशली दी एपेक्स कोर्ट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है उस मुल्क में। सिंगापुर इज वन टेस्ट एग्जाम्पल जहाँ पे उन्होंने सबसे पहले अपनी अदालतें बेहतर की, जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स ने सिंगापुर में, और आप आज देखें सिंगापुर एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री से फर्स्ट वर्ल्ड से भी ऊपर जा चुका है। तो इस वजह से दिस इज वेयर वी नीड टू अट्रैक्ट द फॉरेन इन्वेस्टमेंट, वी नीड टू टेल द इन्वेस्टर्स कि आवर कोर्ट्स आर क्विक, आप मामला लेके सुपीरियर कोर्ट्स के अंदर आए, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम होगी इट विल बी रिजॉल्व्ड, फिर वो वहाँ पे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है हारिस साहब, राइट। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर, और आप मुस्तकबिल करीब में दोबारा ज़हमत देंगे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।